मैं CAMM बसीन हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ या हम फेल हुए। दरअसल में रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे ये तो तय है, परंतु वो जो भारत हमको कीचड़ और कूड़ा दे जाएंगे उसका हम क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सवाल था उस समय भी। दरअसल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन को रॉयल असेंट मिली थी, परंतु इसको कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने और जो हमारे राजा महाराजा थे और नवाब थे उन्होंने मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के राइट्स में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। इसलिए ये जो 1935 का एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी क्लॉजेज वहाँ से ली गई जो कि 1935 के इंडिया एक्ट में लिखी हुई हैं। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का नींव का पत्थर है। इसका उद्देश्य राज्यों से ज़्यादा अधिकार देना और सेंटर ब्रिटिश के कंट्रोल में रखना था। हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिया गया है, क्योंकि उसमें हमने गवर्नर, गवर्नमेंट की जो प्रेस है या RBI है या जो हमारा UPSC है, सारा उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और उसको हम चला सकते थे, परंतु ये वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, परंतु उसमें और भी बहुत सारे मेंबर थे। उसमें बहुत 200 के करीब विद्वान लोग थे उस समय के, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद दिया। हमारी आज़ादी के 78 साल हो गए हैं। हमने ये 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, परंतु लगाया इसको 26 जनवरी 1950 में। हमारे संविधान के निर्माताओं का एक बड़ा सपना था। उन्होंने इसे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये बेसिक हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड स्पीच एंड फेथ वर्शिप फ्री फॉर ऑल। इसका मतलब कोई आदमी कोई धर्म अपनी मनमानी से बदल सकता है और उसको अडॉप्ट कर सकता है, और डिग्निटी ऑफ इसमें इंडिविजुअल है। और इसमें क्या था कि आजकल काफ़ी डर का माहौल है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल डर का माहौल नहीं था। जो भारत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो असेंबली में या चाहे पार्लियामेंट में, उन्होंने भी इस माहौल को ख़राब होने में काफ़ी योगदान दिया है। अब जो असेंबली और पार्लियामेंट में लेवल ऑफ हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ एक क्यूमनल है या कास्ट बेस्ड है। कभी भी मुद्दाओं पे अच्छी चर्चा नहीं होती कि पार्लियामेंट में उसको अप्रिशिएट किया जाए या असेंबली में अप्रिशिएट किया जाए, सिर्फ समय खराब होता है। तो और हमारी पॉलिटिक्स भी या तो रिलीजन बेस्ड है या कास्ट बेस्ड है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत नीचे ऑलरेडी है और डाउन आ रही है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डाउन नहीं है, पुअर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुअर है, क्योंकि यहाँ 85 करोड़ आदमी तो भीख की रोटी खाते हैं गवर्नमेंट से, 144 करोड़ में से। और दूसरा, हमारे यहाँ पर 12 मिलियन यूथ यानी 1 करोड़ 20 लाख यूथ हर साल निकलता है स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ों से। 5 लाख को हम नौकरी दे पाते हैं, 1.15 मिलियन को हम जॉब नहीं दे पाते। वो पुराने अनएम्प्लॉयड लोगों में वो शामिल हो जाते हैं। और सारे इंस्टीट्यूशन जो भी हमारी हैं वो सेल्फ असेसमेंट मोड पर आ गई हैं। 1932-33 में हिटलर ने भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ हमें सबको पता है क्या हुआ। हम राजनीति को धर्म और अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति में धर्म बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु आज क्या है, हमें डर लगता है कि हम सेक्युलर स्टेट से कहीं पे कम्युनल स्टेट तो नहीं बन जाएंगे। और दूसरा, हमारे भारत का निर्माण हमारी नेशनल मूवमेंट से हुआ। जो नेशनल मूवमेंट फॉर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था, उसी ने ही भारत का निर्माण किया, उसी ने सारे देश को इकट्ठा किया। वो अगर हमारे जो महात्मा गांधी नहीं होते तो मुस्लिम लीग और
हिंदू महासभा आपस में लड़ लड़ के और 250 साल बर्बाद कर देती। ये तो महात्मा गांधी थे जिनको लोग समझते थे और जिनकी बात मानते थे। इसलिए और बाद में भी हमने क्या देखा, पार्लियामेंट में थिंकिंग फ्री नहीं है, क्योंकि कोई बहस होती है तो अपने विचार रख ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टीज विप इशू कर देती हैं। तो हमें क्या होता है कि उस विप को मानना पड़ता है। तो पार्लियामेंट में इतने मेंबर्स इंटेलिजेंट और लर्निड आते हैं, परंतु वो अपनी बात रख ही नहीं सकते विप के आगे। तो फिर पार्लियामेंट में किस बात की डेमोक्रेसी है और किस बात की फ्रीडम है? ऐसे ही जो पॉलिटिशियन है वो गवर्नमेंट का पैसा खर्च करते हैं, परंतु जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो उसे पूछ ही नहीं रहा भी ये रुपया कहाँ से आ रहा है, क्यों जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है। इसी तरीके से अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप फेल हो गए तो आप ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। और परंतु आजकल क्या है कि हम हमेशा अपने पुराने लीडर्स को ब्लेम करते हैं। पर बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम फेल होंगे तो इस फेल के लिए बिल्कुल ब्रिटिशर जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार हैं। मेरे पास योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी मैं जज बनना चाहता हूँ। मेरे पास योग्यता नहीं है तो भी मैं इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहता हूँ। मेरे पास योग्यता नहीं है तो भी मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। इसलिए जो संविधान है वो यहाँ पर हमने उसको फेल कर दिया कि जो भारत के योग्य पुरुष हैं वो नहीं आके, और जो पॉलिटिकली चार्ज इंस्टीट्यूशंस होती जा रही हैं ये आगे देश को अच्छा नहीं बनाएंगी। इसलिए हमको अपना सब कुछ मेरिट पे लाना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको ठीक कर पाएंगे। और ऑल रिटायर्ड ऑफिसर्स आर इन द इलेक्शन कमीशन। वो क्यों भाई? भारत का किसान आज़ादी से पहले 50% उपज का या तो गवर्नमेंट रेवेन्यू में देता था या वो साहूकार को देता था, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद और आज़ादी मिलने के बाद ये जरूर हुआ कि उसका पूरे का पूरा उपज का हिस्सा उसको मिलने लग गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, अमेरिका ने जो तरक्की करी है वो स्लेवरी के थ्रू करी है और यूरोप ने सारी तरक्की कॉलोनियल रूल के जरिए किया है। पर हमारा ये एक देश अकेला है जो कि हमारे छोटे छोटे किसान और मजदूर की मेहनत से बना है। हमने किसी को एक्सप्लॉइट करके अपनी तरक्की नहीं की। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत काबिल कवि थे। वो पहले ही समझ गए थे कि ये बहुत ही कूड़ेदान वाला मतलब मुल्क है और इसका सुधार पाना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने बहुत रोते हुए शब्दों में कहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम इस मुल्क का कैसे करेंगे, सुधारेंगे कैसे। अब लोकतंत्र के 5 पिलर होते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट, ये कानून को पास करता है। ब्यूरोक्रेसी ये पॉलिसी बनाता है और इसको इम्प्लीमेंट करता है। मीडिया से इंफॉर्मेशन देता है और जुडिशरी हमको प्रोटेक्ट करती है हमारे राइट्स को। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी को बचाते हैं। परंतु ये पांचों इंस्टीट्यूशंस आज फेल हो गए हैं। क्लास 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सिटीजन शुड लिव इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु हमारे यहाँ नहीं है। हम ये एक बार जरूर बोलना चाहते हैं कि हमें बचपन से ही बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बाइबल या एज ए गुरु ग्रंथ साहब या एज ए गीता पढ़ाना चाहिए, जिससे जब वो बड़े हों तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस पता लगे और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को वो एब्जॉर्व कर सकें। परंतु हमारे काफ़ी जनता ऐसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रू स्पिरिट है वो नहीं पता, क्योंकि डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी डे टू डे वर्किंग में होनी चाहिए। और हमारे यहाँ डे टू डे वर्किंग के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 85 करोड़ जो लोग हैं वो अभी भी गवर्नमेंट की राशन पे जिंदा है। और हमारी जो है चाइना से इंपोर्ट 129 बिलियन डॉलर का है और एक्सपोर्ट केवल 11 बिलियन डॉलर का है। 118 बिलियन डॉलर तो हम चाइना को गिन के देते हैं। इतना बुरा हाल तो हमारा ब्रिटिश रूल में नहीं था। चाइना इधर से हमारी ज़मीन भी छीन लेता है और हमारे को इकोनॉमिकली भी रोब कर रहा है। और आज हम किसी भी कंडीशन में अपने आप को टेक्निकली या इकोनॉमिकली वाइबल नहीं पा रहे,
इसलिए हमें चाइना की डे टू डे वर्किंग में सपोर्ट चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सारे पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, वो मेरिट पे नहीं है। क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, एवरीबडी शुड कम देयर विद मेरिट एंड बट हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं। तो पॉलिटिकली चार्ज होने से तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो देश है वो लॉ से चलता है और चाइना इंजीनियर्स चलाते हैं और अमेरिका को लॉयर चलाते हैं, परंतु इंडिया को पॉलिटिशियन चलाते हैं। जब ये पॉलिटिशियन चलाते हैं तो ये जो बहस हो जो ये हो रहा है ये बिल्कुल ठीक ही ऐसा ही होना चाहिए और हो रहा है, जो कि गलत है और इसको हमें पलटना है। स्लेवरी को ख़त्म किया। क्वीन एलिजाबेथ हमारे पे राज करके गई, पर वो एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी लीडर थी उस और अपने इंग्लैंड की पॉपुलेशन को, किसी को गवर्नर जनरल, किसी को वाइस राय, किसी को लेफ्टिनेंट जनरल, पूरे वर्ल्ड में इतने मुल्कों के ऊपर राज करके अपनी पॉपुलेशन को उसने बड़े बड़े ओहदों पे रखा और अपनी पॉपुलेशन को उसने बहुत स्मार्टली चलाया। तो हमें तो ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे लोगों को दूसरे मुल्कों के ऊपर जाके वहाँ टेक्निकली और एजुकेशनली राज करने के लिए करें, क्योंकि हमारी आम जनता तो इतनी कैपेबल नहीं है। उनके लिए उनको माइंड साइंटिफिक बनाने के लिए मेरा ये आज का टॉपिक है कि उनका माइंड कैसे साइंटिफिक हो, उनके अंदर से ये हिंदू मुसलमान रिलीजन, ये झगड़े, कास्ट के झगड़े, यादव और कुर्मी और ये सब झगड़े कैसे ख़त्म हो, क्योंकि ये सब झगड़े बढ़ने से हमारा साइंटिफिक माइंड खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से महात्मा गांधी हमारे देश के बहुत बड़े लीडर थे जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों रिस्पेक्ट करते थे। अगर आप आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को हटा दें तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा 200 साल और अंग्रेज़ों को मिल जाता, तो अंग्रेज 200 साल और राज कर जाते, क्योंकि ये झगड़ा उन्होंने ख़त्म किया। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया और अपने देश को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं ये आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बच्चों को साइंस शुरू से पढ़ानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से पढ़ाना चाहिए, जिसके ज़रिए बच्चों का कैरेक्टर और बच्चों की नॉलेज इम्प्रूव हो और बच्चे जो हैं वो कोई भी पॉलिटिशियन अगर हिंदू मुस्लिम और ये रिलीजन कास्ट आए तो उसको एक्सेप्ट ही ना करें एज ए लीडर। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक आंदोलन में सारी रात लोगों को डंडों से पीटते रहे अंग्रेज। सुबह पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ आया कि यू हैव नो राइट टू रूल एनी कंट्री, और वो महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन ने उनके पूरे विश्व में इतनी उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि वो सारे भारत छोड़ के चले गए। इसीलिए मैं ये अपने जनता को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम सब लोगों को कलेक्टिवली, अगर पॉलिटिशियन ये काम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट से थोड़ी लड़ी, उसने जनता के सपोर्ट से लड़ी। तो अगर हमारे पॉलिटिशियन हमें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो हमको जनता के एनजीओ से और किसी तरीके से मिलके अपने देश की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तो ही हमारा देश विकसित होगा। धन्यवाद।